हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीपीएससी टीआरई के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास कराने वाला हूं। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट देखना। और अगर आप लोग बिहार एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई आप लोग इस सेशन को देख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बीपीएससी टीआरई वाला तो ज़रूर देखना, यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कराऊंगा। तो भाई चलो हम लोग अपने क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं यहाँ डिटेल डिस्कशन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। तो भाई सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतः किसका बना होता है, तो मीथेन से। तो बिल्कुल यही है, मीथेन से ही सीएनजी आपका मेन गैस जो है मीथेन है। सीएनजी में मेन गैस कौन सा है, तो मीथेन है भाई। और मीथेन जो आपका जो मीथेन गैस है, इसे मार्सी गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मार्सी गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्सी गैस भी कहा जाता है। और मेथेन गैस जो है भाई, ये इको फ्रेंडली गैस है। क्या है, तो इको फ्रेंडली, मतलब ये पर्यावरण को जो है दूषित नहीं करता है, तो इको फ्रेंडली गैस है। मीथेन जो है भाई वो इको फ्रेंडली गैस है। और इससे जो मीथेन के जलने पर जो है ना प्रदूषण, पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। मीथेन के जलने पर जो प्रदूषण होता है भाई बहुत ही कम होता है मीथेन से, ठीक है। तो इसीलिए इसे आपके इको फ्रेंडली गैस कहा गया है। और आपका जो ये सीएनजी में मेनली जो है मीथेन का ही यूज करा जाता है। इस बात को आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ गैस की आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि गैस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है गैस आपके लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ गैस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मान लो आपसे पूछ ले भाई कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अगर एलपीजी की बात करी जाए तो इसमें मेन गैस जो है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। तो कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। तो एलपीजी का मेन गैस प्रोपेन और ब्यूटेन, एंड इसे किचन गैस भी कहा जाता है। जो एलपीजी है उसे किचन गैस भी कहा जाता है। किचन गैस मतलब रसोई गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो एलपीजी को किचन गैस भी कहा जाता है। और भाई एलपीजी में मान लो अगर लीक हो जाता है, तो वो पता कैसे चलता है कि गैस हमारा लीक हो गया है, वो किस दुर्गंध के कारण पता चलता है। तो आपके जो एलपीजी के सिलेंडर जो होते हैं ना, उसमें इथाइल मरकैप्टन, क्या, तो इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन जरूर लिखिएगा अच्छे से। इथाइल मरकैप्टन या फिर इथेन थॉयल, ठीक है, इथेन थॉयल, इथेन थॉयल, इथाइल मरकैप्टन, इथेन थॉयल, या फिर इसी को स्टेंच गैस भी कहा जाता है। स्टेंच गैस, इथाइल मरकैप्टन, इथेन थॉयल या स्टेंच गैस आपके जो मिलाया जाता है एलपीजी में, और इसी के वजह से पता चल जाता है कि गैस लीक है। तो क्या पद मिलाया जाता है, तो भाई ये गंध कारक, सिंपल सा ये इस तरह से याद रखें ना कि गंध कारक है, ये गंध कारक है। मतलब इसी के वजह से पता चल जाता है कि गैस आपका लीक हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गैस अगर लीक होता है तो वो किस वजह से पता हो जाता है। तो भाई देखो, गैस में जो है एलपीजी के सिलेंडर में इथाइल मरकैप्टन या इथेन थॉयल या स्टेंच गैस के प्रेजेंस के कारण पता चल जाता है कि गैस लीक हुआ है। तो भाई ये गंध कारक है। मेन आपका गंध कारक क्या है, तो इथाइल मरकैप्टन, इथेन थॉयल या स्टेंच गैस जो है आपके एलपीजी का गंध कारक है। आप लोग याद इसे जरूर रख लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करी जाए पीएनजी गैस की, पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, तो इसमें भी मेन गैस आपका क्या है, तो मीथेन हो जाता है। मेन गैस क्या, तो पीएनजी में भी मेन गैस मीथेन हो जाता है भाई। और इसका भी यूज जो है किचन में करा जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन गैस मीथेन होता है, ये याद रख लेना। अगर एलएनजी की बात करी जाए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी, इसमें भी मेन गैस जो है आपका मीथेन है, मीथेन। और इसका जो है इंडस्ट्री में और व्हीकल में इसका यूज करा जाता है एलएनजी का। एलएनजी का किसमें, तो व्हीकल में और फिर आपके इंडस्ट्री में यूज करा जाता है एलएनजी का। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रख लेंगे भाई। और यहां पर पहला का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट में, रक्त में ऐसी कोशिकाएं होती है जो कीटाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। ये कोशिका है। तो देखो, कीटाणु से लड़ने में जो सहायता प्रदान करता है भाई, तो वो जानते ही हो आप लोग की श्वेत रक्त कोशिका नहीं, हाँ, तो श्वेत मतलब व्हाइट ब्लड सेल भाई। तो यही तो है, व्हाइट ब्लड सेल ही होता है ना, श्वेत रक्त कोशिका। यही तो आपको कीटाणुओं से लड़ने का शक्ति प्रदान करता है। कीटाणुओं से लड़ने का शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम अगर बनाता है, रोग प्रतिरोधक
तंत्र बनाता है तो वो श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल ही बनाता है। ठीक है, अब श्वेत रक्त कण से यहां पर मैं डिस्कस कर देता हूं। श्वेत रक्त कण को भाई ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। एंड इसका संख्या कितना होता है? तो 4000 से 11000 MMQ ऑफ ब्लड याद रख लेना। ठीक है, तो 4000 से 11000 तक इसका संख्या हो सकता है। इसका फॉर्मेशन कहां होता है WBC का? तो फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में। फॉर्मेशन जो होता है भाई वो बोन मेरो में होता है आपके WBC का, मतलब कि अस्थि मज्जा। क्या कहते हो हिंदी में उसे? तो अस्थि मज्जा में आपके व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, अस्थि मज्जा में, याद रख लीजिएगा आप लोग। और ये क्या करता है? तो रोग प्रतिरोधक तंत्र को बनाता है। आपके क्या बनाता है? तो रोग प्रतिरोधक तंत्र, इम्यून सिस्टम को बनाता है भाई। रोग प्रतिरोधक तंत्र को ये बनाता है आपका व्हाइट ब्लड सेल। तो इम्यून सिस्टम को कौन बनाता है? इम्यून सिस्टम को तो व्हाइट ब्लड सेल बनाता है इम्यून सिस्टम को। यही क्वेश्चन यहां पर भी पूछ रखा था, जिसका ऑप्शन नंबर ए, 1 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। अगर WBC बात करी जाए भाई, तो ल्यूकेमिया जो होता है, एक जो ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया जैसे कि ब्लड कैंसर कहा जाता है, इसमें आपका क्या होता है? तो WBC अफेक्ट हो जाता है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? तो WBC जो है अफेक्टेड होता है, WBC अफेक्ट होता है। ठीक है, तो किसका अफेक्ट होता है भाई? तो WBC अफेक्ट होता है आपके ल्यूकेमिया में। ठीक है, तो ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर है, रक्त कैंसर है, जिसे कि ल्यूकेमिया कहा जाता है। एंड इसमें जो है WBC अफेक्ट हो जाता है। कैंसर में जो है भाई, कैंसर में पहले तो WBC क्या होगा? पहले WBC बढ़ेगा और उसके बाद WBC क्या होगा? घट जाएगा। कैंसर में क्या होता है? पहले WBC व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ता है और फिर व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है? घट जाता है। ओके, आप लोग इतना बात को जरूर याद रख लेंगे। अगर WBC की बात करी जाए तो इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं? तो प्रेजेंट होते हैं WBC में। WBC में क्या होता है? तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये भी जरूर याद रख लेना आप लोग। WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर लाल रक्त कोशिका की बात करी जाए तो इसका लाइफ स्पेन कितना है? 120 दिन का है। और इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का फॉर्मेशन बोन मेरो, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का फॉर्मेशन। और इसका जीवन काल कितना है? तो 120 दिन का है जीवन काल लाल रक्त कण का। और लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, इराइथ्रोसाइट्स। स्पेस कम ही इसलिए छोटा लिख रहा हूं, बट आप लोग मैनेज कर लोगे अच्छे से, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लोगे। ओके फ्रेंड्स, अगर बात करी जाए कि आपके पट्टिकाणु, जिसे कि कहा जाता है प्लेटलेट्स की संख्या अगर पूछ ले तो 1.5 से 3 लाख आपके प्लेटलेट्स का संख्या होता है। कितना होता है? तो 1.5 से 3 लाख जो है प्लेटलेट्स का संख्या होता है। इस बात को याद जरूर रख लीजिएगा भाई। 1.5 से 3 या फिर 3.5 लाख तक आप लोग याद रख लो। 3.5 लाख प्लेटलेट्स का संख्या होता है। और इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है। पट्टिकाणु में मतलब प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, याद जरूर रख लोगे। और पट्टिकाणु न्यूक्लियस को ही थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, जरूर याद रख लीजिएगा। मैं इतना ज्यादा यहां पर डिस्कशन आपसे कर दे रहा हूं कि आपको फिर मतलब अगर पढ़ लेते हो यहां से तो फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं हो, आराम से यहां से भी कवर हो जाएगा। अगर इतना भी कर लेते हो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में आप लोग। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करी जाए तो ये भी बोन मेरो में ही इसका भी फॉर्मेशन होता है। पट्टिकाणु का भी फॉर्मेशन कहाँ? तो बोन मेरो अस्थि मज्जा में ही होता है। तो तीनों का फॉर्मेशन भाई जो है बोन मेरो में होता है, ये याद रख लीजिएगा। WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों का फॉर्मेशन बोन मेरो में, इस तरह से याद रख लेना है आप लोग। अगर बात करी जाए प्लेटलेट्स की तो डेंगू में जो है प्लेटलेट्स घट जाता है। डेंगू जब बुखार होता है भाई, डेंगू फीवर, तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। समभारिकों में डायस की संख्या समान होती है, तो समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है ये पूछ रखा है आपसे। तो समभारिक जिसे कि आइसोबार्स कहा जाता है, आइसोबार्स, तो आइसोबार्स में किसकी संख्या समान होती है? आयन की नहीं, न्यूक्लियोन की संख्या जो है समान होती है समभारिक में। लघु पथन के दौरान विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, लघु पथन का मतलब होता है भाई शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट के दौरान जो होता है विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा जो करंट होता है वो क्या होगा? करंट क्या होगा ये पूछ रखा है आपसे। शून्य हो जाएगा करंट? तो नहीं। समान रहेगा करंट? नहीं। तो शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होगा? करंट भाई तेजी से बढ़ जाता है। क्या होता है? तेजी से बढ़ जाता है, याद रख लीजिएगा आप लोग, तेजी से बढ़ता है। अपशिष्ट को छोटे कणों में कौन तोड़ता है? तो भाई अपशिष्ट को छोटे कण में कौन तोड़ेगा?
अपरदहारी, तो भाई करेक्ट है अपरदहारी। इसी को अपघटक भी कहा जाता है, अपघटक, अपघटक भी इसी को कहा जाता है, जिसे कि डेट्रीवोर्स भी कह सकते हो, डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स अपघटक, ठीक है। तो डेट्रीवोर्स अपघटक, या इसी को सर्वत्र हारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वत्र हारी, सर्वत्र हारी भी कहा जाता है, डेट्रीवोर्स को अपघटक भी कहा जाता है। तो भाई अपशिष्ट को छोटे कण में कौन तोड़ता है? तो डेट्रीवोर्स तोड़ता है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देखो, नेत्र में जो प्रकाश जो प्रवेश करता है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, ये पूछ रखा है आपसे। तो आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको कौन नियंत्रित करता है, ये पूछा है ना। तो परितारिका आइरिस, तो आइरिस ही आपके जो आंख में जो है प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है उसे नियंत्रित करता है, आइरिस, ठीक है। आइरिस नियंत्रित करता है आंख में जाने वाली प्रकाश को, आंख में जाने वाली प्रकाश को आइरिस नियंत्रित करता है, परितारिका कंट्रोल करता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यह हमारे आंख का क्या होता है भाई? तो रंगीन भाग होता है। आइरिस जो होता है आंख का क्या है? तो रंगीन भाग है, ये रंगीन भाग है आंख का, आइरिस आपका, ठीक है। और ये कितने कलर का हो सकता है भाई? तो ये आप लोग देखते ही होंगे, काला हो सकता है, नीला हो सकता है, काला, नीला, और फिर ये भूरा टाइप का भी होता है आपका आइरिस, काला, नीला, भूरा, देखते ही होगे ऐसा होता है। 3 कलर का मेनली ज्यादा देखा जाता है, तो काला, नीला, भूरा देखा जाता है। अगर कॉर्निया की बात करी जाए भाई, तो ये कॉर्निया जो है आंख का सबसे बाहरी झिल्ली होता है, आंख का सबसे बाहरी झिल्ली कॉर्निया, और इसे टेम्पर ग्लास भी कहा जाता है, टेम्पर ग्लास। और ये आंख का सबसे बाहरी झिल्ली होता है, ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा, इसे टेम्पर ग्लास। और नेत्रदान में जो है कॉर्निया को ही दान करा जाता है, नेत्रदान में कॉर्निया को दान करा जाता है। जब आप लोग आई डोनेट करोगे तो उसमें कॉर्निया को ही डोनेट करा जाता है, याद रखना है आपको। अगर पुतली की बात करी जाए, पुतली, पुपिल जिसे कहते हो, पुपिल जिसे कहते हो भाई, पुतली, तो इसका मेन फंक्शन क्या है पता है? पुतली के रास्ते ही जो है प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, पुतली के रास्ते ही क्या करता है? तो प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। तो पुतली के रास्ते प्रकाश जो है आंख में प्रवेश करता है, ये याद रख लीजिएगा, पुतली के रास्ते ही जो है प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। अगर इसके व्यास के बारे में पूछ ले कि आपका पुतली का व्यास कितना होता है, व्यास भी तो पूछ सकता है, व्यास है 2.3 सेंटीमीटर, याद रख लीजिएगा, पुतली का व्यास कितना? तो 2.3 सेंटीमीटर। और आंख से एक क्वेश्चन तो जरूर आपके एग्जाम में पूछ लेगा, फिक्स लिख देता हूं यहां पर, आंख से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा एग्जाम में, आपको अच्छे से देख लेना है आंख को भी। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बायोगैस को भाई, तो बायोगैस का अन्य नाम पूछ रखा है, तो हीलियम गैस नहीं, कार्बन गैस नहीं, गोबर गैस, गोबर गैस या डंग गैस इंग्लिश में कह सकते हो, गोबर गैस या डंग गैस, या फिर जैव गैस भी कह सकते हो भाई, गोबर गैस भी कह सकते हो, जैव गैस भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? गोबर गैस, जैव गैस, डंग गैस भी कह सकते हो। इसमें अगर मेन गैस की बात करी जाए तो मेन गैस इसमें भी आपका मीथेन है। गोबर गैस में मेन गैस क्या है? तो मीथेन है, गोबर गैस में मेन गैस मीथेन है, याद रख लेना है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि कचरे से जो दुर्गंध होता है वो किसके वजह से निकलता है? तो कचरे से जो निकलने वाला दुर्गंध होता है ना भाई, कचरे से निकलने वाला दुर्गंध, तो कचरे से निकलने वाला जो दुर्गंध होता है वो किसके वजह से होता है? तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड के वजह से होता है। कचरे से निकलने वाला दुर्गंध जो है वो किसकी वजह से? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है कचरे से निकलने वाला दुर्गंध। तो कचरे से दुर्गंध किस वजह से आता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आता है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करा है। अगर बात करी जाए कि मीथेन गैस, तो मैंने बता रखा है आपसे मार्शी गैस है भाई, मीथेन गैस, मार्शी गैस है मीथेन गैस। इसे ये कहां से मीथेन गैस आपका, कहां से सोर्स क्या क्या है मीथेन गैस का? तो मैंने ये पहले भी डिस्कस कर रखा है, धान का खेत है, उसके बाद आपका गोबर भी है इसका मेन सोर्स, उसके बाद आर्द्र भूमि स्थल भी है, आर्द्र भूमि स्थल भी है मीथेन का सोर्स, आर्द्र भूमि स्थल। और एक चौपायों के मुंह भी याद रख सकते हो, चौपायों के मुंह, चौपायों के मुंह से भी जो है मीथेन गैस निकलती है, ये मैंने डिस्कस कर रखा है आपसे। और इसे ही मार्श गैस भी कहा जाता है या मार्शी गैस भी कहा जाता है। मीथेन जो है भाई ये ग्रीन हाउस गैस भी है, क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस भी इसे कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस भी से
ये ग्रीन हाउस गैस भी है एक मीथेन। ओके, अगर यहाँ पर मैं और आपकी गैसों की बात कर दूं तो भाई एक वाटर गैस आप लोग याद रख लेना, वाटर गैस। अगर वाटर गैस याद रख लेना है आप लोगों को, वाटर गैस की बात करी जाए तो ये जो है मेनली जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। किससे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर वाटर गैस बना होता है। एक याद रख लेना, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना है आप लोगों को। प्रोड्यूसर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है मेरे भाई, इसको जरूर याद रख लोगे। अगर हाइड्रोजन गैस की बात करी जाए, हाइड्रोजन गैस, अगर हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस तो मैं कह देता हूं कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, तो हाइड्रोजन गैस जरूर देखिएगा पूरा। अगर हाइड्रोजन गैस की बात करी जाए तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। देखो स्पेस कम है बट मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल देने के लिए छोटा छोटा भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, जहां भी जगह मुझे स्पेस मिल रहा है मैं डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ, तो आप लोग जरूर अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा और पूरा देख लीजिए। अगर हाइड्रोजन गैस की बात करी जाए तो इसका जो हाई इन्फ्लेमेबल गैस है भाई, उच्च ज्वलनशील गैस है। क्या है? तो हाईली क्या है? इन्फ्लेमेबल गैस है, इन्फ्लामेबल गैस है, मतलब कि उच्च ज्वलनशील गैस है। ठीक है, हाईली इन्फ्लामेबल गैस है भाई, उच्च ज्वलनशील गैस है, इसको याद जरूर रख लीजिएगा। और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो क्या है? बहुत ही हाई है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है बहुत ही ज्यादा हाई है आपके हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, और ये सबसे कम प्रदूषक है। क्या है भाई? तो ये लेस पोल्यूटेंट है, सबसे कम प्रदूषक है आपका हाइड्रोजन गैस, लेस पोल्यूटेंट, सबसे कम प्रदूषक आपका हाइड्रोजन गैस है। याद आप लोगों को, इतना बात आप लोगों को हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड याद रख लेना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूं। तो भाई 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता की बात करी गई है, तो अधिकतम ऊर्जा प्राथमिक उत्पादक, बिल्कुल। तो प्राथमिक उत्पादक जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो जाते हैं भाई, उसे जो है सबसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम के लिए, यहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो अधिकतम ऊर्जा जो है आपके प्राथमिक उत्पादक को चाहिए होता है। ओके, याद रख लीजिएगा। सबसे हल्की धातु है तो कैल्शियम है? नहीं, लिथियम जो है भाई वो सबसे हल्की धातु है। और लिथियम के अगर एटॉमिक नंबर की बात करी जाए भाई, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर Li3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है 3 होता है, इसको भी जरूर में याद रख लीजिएगा आप लोग। एटॉमिक नंबर लिथियम का क्या? तो एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का। ओके, और सबसे हल्की धातु भी लिथियम ही है। रडार का पूर्ण रूप है भाई, तो रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रेडी एडवांस एयरप्लेन रेंजिंग, रेंज डिटेक्शन एयरप्लेन्स फॉर एयरप्लेन रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो भाई रडार का हो जाता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और इसका मेन काम क्या है भाई? तो इसका वर्क है कि किसी भी चीज की दूरी को मापना। ठीक है, तो दूरी को क्या करता है? तो दूरी को ये मेजर करता है, मापता है कि कितने दूर पर है आपका कोई भी चीज। तो दूरी को मापने में, इसका दूरी को मेजर करने में यूज करा जाता है रडार का। इसको जरूर आप लोग ध्यान में रख लोगे। ओके, एंड फुल फॉर्म तो जरूर याद रख लेना है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, एक विद्युत अपघट्य कैसा होता है? एक द्रव जो विद्युत का संचालन करता है। तो विद्युत अपघट्य तो यही है भाई, जो द्रव विद्युत का जो संचालन करे उसे ही विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ओके, प्रोटीन निर्माण स्थल का क्या नाम है? तो प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? तो कोशिका भित्ति नहीं, राइबोसोम में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है, संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण होता है आपके कहां पर? तो राइबोसोम में संश्लेषण। तो संश्लेषण प्रोटीन का कहां? तो राइबोसोम में। प्रोटीन का निर्माण कहां? तो राइबोसोम में। अगर पूछ ले आपको कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली क्या कहते हैं उसे? तो आत्महत्या की थैली। आपसे पूछा जा सकता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली,
आत्महत्या की थैली। सुसाइडल बैग ऑफ द शेल, तो भाई वो लाइसोजोम का कहा जाता है। लाइसोजोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोजोम को क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली। इसको भी जरूर याद रख लेना है। यदि कोई जहाज ताजे जल से समुद्री जल में चला जाए तो क्या होगा? जहाज जो है ताजा जल से समुद्री जल में चला जाए तो क्या होगा भाई? पूरी तरह से डूबेगा नहीं, थोड़ा डूबेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। मानव शरीर के किस अंग पर अधिवृक्क ग्रंथियां स्थित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथियां जो स्थित होती है भाई वो किडनी में स्थित होता है। कहां पर? तो वृक्क में स्थित होता है। कहां पर? तो वृक्क, किडनी में स्थित होता है अधिवृक्क ग्रंथियां। ठीक है। और अधिवृक्क ग्रंथि को आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो? एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहते हो? तो एड्रिनल ग्लैंड इसका इंग्लिश में नाम है। और इससे जो है एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? तो एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड से कौन? अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? तो एड्रीनलिन हार्मोन जो है निकलता है, सीक्रेट करता है हार्मोन। तो ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि? तो एड्रीनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और एड्रीनलिन हार्मोन को ही भाई लरो उरो हार्मोन भी कहा जाता है। लरो उरो हार्मोन, लरो उरो हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनलिन हार्मोन को ही लरो उरो हार्मोन ही कहा जाता है। और इसे ही इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन को ही लरो उरो हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। याद रख लेना है आपको। ओके फ्रेंड्स। एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन, तो भाई माइक्रोफोन यांत्रिक को ध्वनि में नहीं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में तो नहीं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करेगा? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। याद रख लियो आप लोग। कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भाई कोया, कोया तो कोया कहां से संबंधित है? कोया नृत्य, तो भाई ये ओडिशा से संबंधित है आपका कोया नृत्य। अगर छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो हरेली महोत्सव भी आप लोग याद रख लेना। हरेली, हरेली महोत्सव आप लोग याद रख लोगे छत्तीसगढ़ से। हरेली महोत्सव, हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ से। और झारखंड से सरहुल पर्व याद रख लेना। सरहुल, सरहुल पर्व जो है झारखंड से याद रख लेना। झारखंड का एक पर्व है सरहुल, इसे झारखंड से याद रख लेना आप लोग। एंड झारखंड में एक पेड़ की पूजा करी जाती थी, पता है आपको वो कौन सा पेड़ था? तो कदम्ब के पेड़ का पूजा करा जाता था। झारखंड का संथाल, झारखंड का संथाल किस पेड़ का पूजा करता था? तो संथाल जो है कदम के पेड़ का पूजा किया करता था। संथाल जो है पूजा करता था किसका? तो कदम के पेड़ का पूजा करता था। तो झारखंड में संथाल किस पेड़ का पूजा? तो कदम के पेड़ का पूजा किया करते थे। याद रखना है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संविधान किस संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का जो ये है आपका आइडिया, ये कहां से लिया गया है ये पूछा है। और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूं क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है। तो मौलिक अधिकार जो है भाई ये कहां के संविधान से लिया गया है ये पूछ रखा है आपसे। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है आपके कहां से? तो इंग्लैंड का संविधान नहीं, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार का संविधान लिया गया है। मौलिक अधिकार का अगर न्यायिक पूर्वावलोकन भी पूछ ले तो न्यायिक पूर्वावलोकन भी आपके, न्यायिक पूर्वावलोकन भी अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन, तो न्यायिक पूर्वावलोकन किससे भाई? तो ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अगर पूछ ले भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो ये भी आपके अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से? तो अमेरिका से। याद रख लेना है आपको। ओके, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर क्या है? तो महाभियोग जो इंपीचमेंट लगाया जाता है भाई वो भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट जो प्रोसेस होता है वो भी अमेरिका से लिया गया है। ओके, अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करी जाए तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर कितने में है? तो आर्टिकल 368 में है संविधान संशोधन। और भाग कितना में है? तो भाग जो है 20 में है संविधान संशोधन। तो आर्टिकल 368 और भाग 20 में संविधान संशोधन आता है। और ये कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। याद रख लेना है। अगर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछ ले तो वो भी दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, लिख लेना है अभी आप लोगों को। अगर इंग्लैंड की बात करी जाए भाई, इंग्लैंड की बात करी जाए तो इससे लिया गया है आपका संसदीय सरकार। क्या लिया गया है? संसदीय सरकार लिया गया है आपके इंग्लैंड के संविधान से। एकल नागरिकता,
एकल नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अगर द्विशासन्य विधायिका पूछ ले, द्विशासन्य, द्विसदन्य विधायिका, द्विसदन्य विधायिका, 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 तो ये भी कहां से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, याद रख लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट, 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? तो पहली बात यही याद रख लियो आप लोग कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब? तो 1828 में। किसके द्वारा करी गई है भाई? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा करी गई है। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। ओके, अब नेक्स्ट याद रख लेना है आपको एक राजा राम मोहन राय से कि इन्होंने ही आत्मीय सभा का भी स्थापना करा था। आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा का स्थापना कब किया है? तो 1815 में। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में करा है राजा राम मोहन राय ने। अगर राजा राम मोहन राय की ओर बात करी जाए तो इन्हें जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन रॉय को ही कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को अकबर द्वितीय ने क्या किया था? तो राजा की उपाधि दी थी। अकबर दो ने क्या दिया था? राजा की उपाधि। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने क्या दिया? तो राजा की उपाधि दिया था। ओके, इनका एक पत्रिका याद रख लीजिएगा, राजा राम मोहन राय का एक पत्रिका मैगजीन याद रख लीजिएगा, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी, कौमुदी और मिरातुल अखबार, मिरातुल, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार याद रख लेना है राजा राम मोहन रॉय से। ओके फ्रेंड्स, एंड एक बात आप लोगों को और इससे याद रख लेना है कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। आई होप कि अब राजा राम मोहन राय से जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। और ये जो भाई एक एकेश्वरवादी थे, एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी थे ये। राजा राम मोहन राय क्या थे? तो एकेश्वरवादी थे, याद रख लेना है। अगर दयानंद सरस्वती की बात करी जाए तो आर्य समाज का स्थापना इन्होंने करा था। आर्य समाज का स्थापना किसने करा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज, आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा था 1875, 1875 में आर्य समाज का स्थापना करा था। ओके, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते ब्राह्मी लिपि नहीं, थाई लिपि नहीं, देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है और पुस्तक से एक क्वेश्चन भाई फिक्स होता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने पैक्स इंडिया लिखा नहीं, टर्निंग पॉइंट से जर्नी थ्रू चैलेंजेज, तो ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। एपीजे अब्दुल कलाम से कुछ और आप लोग याद रख लेना बुक का नाम, जैसे कि याद रख लेना आप लोग इनसे लिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर याद रख लेना। एक याद रख लेना इंस्पायरिंग थॉट्स, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग थॉट्स, ठीक है। तो इंस्पायरिंग थॉट्स भी याद रख लेना आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम से। इनसे एक याद रख लेना अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल। एक याद रख लेना अल बिलाग, अल हिलाल, अल बिलाग, एपीजे अब्दुल कलाम से याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद याद रख लेना एक ल्यूमिनस स्पेस, ल्यूमिनस स्पार्क्स, क्या याद रख लेना है? तो ल्यूमिनस स्पार्क्स भी आपको याद रख लेना है इससे रिलेटेड एपीजे अब्दुल कलाम से। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करी जाए तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। ये भी जरूर याद रख लेना है आप लोगों को। 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था भाई? तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1978 नहीं, 1980 नहीं, 1975 में स्टार्ट करा गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो भाई गरीबी का उन्मूलन करना इसका मेन उद्देश्य था, मतलब गरीबी खत्म करना था। गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। और क्या था इनका मुख्य उद्देश्य? और एक था कि रोजगार प्राप्त करना, स्वास्थ्य का मतलब अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना और शिक्षा देना, ठीक है। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा देना इसका उद्देश्य था। और इनका एक मेन उद्देश्य ये भी याद रख लेना कि गरीबी उन्मूलन भी इसका एक मेन उद्देश्य हुआ करता था। और कब शुरू किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम? तो 1975 याद रखना है आपको।
ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो देखो, पहली जनगणना की अगर बात करी जाए तो 1872 में करी गई है पहली जनगणना। किसके द्वारा? तो मेयो के द्वारा। बट ये जनगणना जो है कंप्लीट नहीं हुआ था। 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना किया गया पहली बार, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पहली नियमित जनगणना कब की गई जो कंप्लीट हुआ था, तो पहली नियमित जनगणना जो कि कंप्लीट हो गया था भाई, और ये जनगणना जो है ना नियमित जनगणना, तो ये कंप्लीट हो गया था। तो पहली नियमित जनगणना जो है 1881 में करा गया था, रीपन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहला नियमित जनगणना किस कब हुआ? तो 1881 में रीपन के द्वारा। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के 3 प्रांतीय शहरों में प्रथम उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किए गए? तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास ये तीनों जगह पे पूछ रखा है कि उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो 1852 तो भाई नहीं, 1862 तो बिल्कुल करेक्ट है, 1862 में स्थापित करा गया था। भारतीय संसद में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या पूछ रखा है ना, तो 233 नहीं 250। राज्यसभा का कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो 250। अगर राज्यसभा की बात करी जाए तो इसे उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। ये कभी भी भंग नहीं होता है, कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, नहीं होता है। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। ओके, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बता सकते हो आप लोग? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष का जो है राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ओके, तो 6 वर्ष का जो है राज्यसभा का कार्यकाल होता है, ये भी याद रख लेना है आपको। भारत के संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से इसकी उद्देशिका में निम्नलिखित में से क्या अंतर्विष्ट किया गया था? तो देखो, क्या 42वां संविधान संशोधन से मतलब इसमें क्या इंक्लूड करा गया है संविधान में? विचार अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता को विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो भाई ये नहीं था, ये नहीं था। राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो बिल्कुल बी नंबर, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट देखने को यहां पर मिल रहा है। भूकंप के लिए जिम्मेदार पृथ्वी की प्लेट कौन सी है? भूकंप जो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, यहां से भी एक क्वेश्चन हो सकता है टीआरई 4 में देखने को मिल जाए। तो भूकंप के लिए जिम्मेदार पृथ्वी की प्लेट जो है पृथ्वी की पपड़ी, तो बिल्कुल यही करेक्ट है, पृथ्वी की पपड़ी है भूकंप के लिए जिम्मेदार। ओके, भूकंप के लिए जिम्मेदार कौन है? तो पृथ्वी की पपड़ी है। ओके फ्रेंड्स, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो देखो, सर्वाधिक वन जो अगर बिहार में पूछ ले कहाँ है, तो जमुई में नहीं, बांका में नहीं, कैमूर में होता है सर्वाधिक वन। बिहार में सर्वाधिक वन कहाँ पर? तो कैमूर में। अगर सर्वाधिक पॉपुलेशन पूछ ले कि कहाँ पर, जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर बिहार में, तो भाई पटना, आपको पता ही है कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है पटना का होता है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का? तो पटना का। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे पूछ रखा है। और यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स है आपके, दिवस से भी एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता है आपके टीआरई 4 के लिए, दिवस से क्वेश्चन जरूर देगा आपके एग्जाम में। तो पृथ्वी दिवस 22 जून नहीं, 22 मार्च को भी नहीं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मार्च की बात करी जाए तो वाटर डे याद रख लीजिएगा, जल दिवस, वाटर डे। और एक बिहार दिवस भी याद रख लीजिएगा, बिहार दिवस, बिहार दिवस भी आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है, और वाटर डे भी जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, निम्न घटनाओं को काल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो, काल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। काल के बढ़ते हुए क्रम में बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905, 1905 में जो हुआ था बंगाल विभाजन हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा घटना जो है 1922 में हुआ था, चौरी चौरा घटना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा? पहले नंबर पे 1905, दूसरे पे 1922, तीसरे पे 1930, मतलब 1 2 3, पहले बंगाल विभाजन, तब चौरी चौरा, तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां पर क्या है, आसियान, काठमांडू, EU, जाकर्ता, ओपेक, वियना, सार्क, ब्रुसेल्स।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। अच्छा, इसमें से जो करेक्ट है वो पूछ रखा है कि इसमें से करेक्ट आपको चयन करना है कि कौन सा करेक्ट है, यहां पर यही पूछा है। अगर आसियान की बात करी जाए भाई, तो आसियान का जो आपका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, तो नहीं, आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जाकर्ता में है। जकार्ता या जाकर्ता, जकार्ता ही उसे कह दो यार। जकार्ता में आपके आसियान का जो है हेडक्वार्टर है, जकार्ता में। कहां पर? तो जकार्ता में है आसियान का हेडक्वार्टर। अगर ईयू की बात करी जाए तो इसका जकार्ता में नहीं, ब्रुसेल्स में है। इसका कहां पे है? तो ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ईयू का, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, याद रख लीजिएगा। अगर ओपेक की बात करी जाए तो ओपेक का वियना में ही है, करेक्ट है। ओपेक का वियना करेक्ट पूछ रखा था, तो वियना ही आपका करेक्ट है यहां पर, ठीक है। सार्क का कहां पर है भाई? तो सार्क का जो है ब्रुसेल्स में नहीं, इसका जो है काठमांडू में है। काठमांडू में इसका जो है आपका मुख्यालय है। तो आपको पता चल गया कि कौन सा करेक्ट है। तो ओपेक जो वियना में है वो वाला यहां पर करेक्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि किसे? तो फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाले देश का जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा क्यों होता है? भाई तो देखो यहाँ क्या पूछा है, उच्च जन्म दर जहां का होता है और जहां का उच्च मृत्यु दर होता है, वहां का जो जनसंख्या पिरामिड होता है वो चौड़ा क्यों होता है, ये पूछा है। तो क्यों होता है चौड़ा? क्योंकि बच्चे कम पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ बुजुर्ग आश्रितों का प्रतिशत अधिक है, नहीं। क्योंकि यहाँ कई बच्चे पैदा होते हैं और उनमें से कुछ ही वयस्कता तक जीवित रह पाते हैं। तो भाई बच्चा तो जन्म लेता है लेकिन वयस्कता तक, जो अपने यंग एज तक जो है जीवित नहीं रह पाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है आपका जो है वहां का पिरामिड चौड़ा होता है। ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं जोड़ता है किसे? देखो, दिल्ली को तो जोड़ देता है, चेन्नई को भी जोड़ देता है, भोपाल को नहीं जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है भाई? तो ये 4 महानगरों को जोड़ता है, 4 महानगर को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो 4 महानगर को जोड़ता है रोड के थ्रू से, ठीक है। 4 महानगर को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, 4 महानगर को जोड़ता है। कौन कौन से महानगर को जोड़ता है? तो देखो, दिल्ली याद रख लेना, दिल्ली उत्तर से दिल्ली को जोड़ता है, उत्तर से दिल्ली को जोड़ता है। मुंबई को फिर जोड़ता है, मुंबई ये किधर से जोड़ता है? तो पश्चिम से जोड़ता है मुंबई को, पश्चिम से मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट याद रख लेना आप लोग, चेन्नई को किधर से? तो दक्षिण से चेन्नई को जोड़ता है, दक्षिण से चेन्नई को जोड़ता है। और कोलकाता तो पूरब से जो है कोलकाता को जोड़ता है, पूर्व से कोलकाता को। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है भाई 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। और किस डायरेक्शन से जोड़ता है यहां पर लिख दिया है, आप लोग भी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी पूछ रखा है आपसे। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो करेक्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और कब करी थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना? तो 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना हुआ। कहां पर हुआ भाई? तो देखो, लंदन में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा हुआ था, 1905 में हुआ था। 4 बातों को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है इंडियन होम रूल सोसाइटी से रिलेटेड। ओके, विकाजी कामा की अगर बात करी जाए तो इन्होंने जो है पहली बार भारतीय झंडा जो है विदेश में फहराया। विदेश में पहली बार भारतीय झंडा किसने फहराया? तो भिकाजी कामा में। विदेश में पहली बार भारतीय झंडा फहराया। विदेश में पहली बार क्या किया? तो भारतीय झंडा फहराया था, झंडा फहराया किसने? तो भिकाजी कामा ने। और इसे भिकाजी कामा को ही भाई क्या कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, भारतीय क्रांति की मां, भारतीय क्रांति की मां। भारतीय क्रांति की मां किसे? तो भिकाजी कामा को। और विदेश की धरती में पहली बार भारतीय झंडा किसने फहराया? तो भिकाजी कामा ने फहराया था। और कहां पर फहराया था झंडा? तो भाई ये स्टुटगार्ट में फहराया था। स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में होता है, जर्मनी में हुआ करता है स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। और कब फहराया था? तो 1907 1907 में फहराया था, ठीक है। तो ये 3-4 बात आप लोग मैडम भिकाजी कामा से भी जरूर याद रख लीजिएगा, ये एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो
हो सकता है कि इस बार दे दे। तो विकाजी कामा ने पहली बार विदेशी धरती में फहराया झंडा स्टुटगार्ट में फहराया था, जो जर्मनी में है। और कब फहराया? तो 1907 में फहराया था। ओके, और विकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। ओके, अगर उधम सिंह की बात करी जाए तो उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या करी है। जनरल ओ डायर की हत्या किसने करी है? तो उधम सिंह ने करी है, जलियांवाला की वजह से। जलियांवाला बाग, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसके वजह से इन्होंने जनरल ओ डायर की हत्या करी है। कहां पर? तो लंदन जाकर इन्होंने गोली मार दिया था जनरल डायर को। लंदन जाकर कहा किसको? तो जनरल डायर को, जनरल ओ डायर को गोली मार दिया था। अगर मदन लाल ढींगरा की बात करी जाए तो मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली की हत्या करी है। कर्नल वाइली की हत्या किसने करी है? तो मदन लाल ढींगरा ने। तो कर्नल वाइली की हत्या किसने करी? तो मदन लाल ढींगरा ने 1909 में। ठीक है, तो कर्नल वाइली की हत्या किसने करी है? तो मदन लाल ढींगरा ने करी है। ओके फ्रेंड्स, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो देखो, गदर पार्टी, पहली बात तो यही याद रख लियो कहां पर किसने स्थापना की है? तो लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भाखना ने। तो भाई लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना दोनों जो हैं गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, दोनों गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई कब है ये भी याद रखने लेना जरूरी है। तो देखो, गदर पार्टी की स्थापना जो हुई है वो 1913 में हुआ है। कब हुआ है गदर पार्टी का स्थापना? तो भाई गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1913 में हुआ है गदर पार्टी का स्थापना। याद हो गया इतना बात? तो गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ है? तो 1913 में हुआ है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा हुआ है। और कहां पर हुआ है? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ है। कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए, सैन फ्रांसिस्को यूएसए अमेरिका में हुआ था। भाई गदर पार्टी का स्थापना कहां पर हुआ था? तो यूएसए अमेरिका में जो है गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, 1913 में हुआ था। और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा हुआ था गदर पार्टी का स्थापना। लाला हरदयाल की एक पत्रिका भी थी जिसे गदर कहा जाता था। गदर पत्रिका किससे जुड़ा हुआ है? तो लाला हरदयाल ने एक गदर पत्रिका भी निकाला था। तो लाला हरदयाल से एक याद रख लीजिएगा, गदर पत्रिका लाला हरदयाल। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैंने आज आपको टोटल 35 क्वेश्चन कराए हैं डिटेल डिस्कशन के साथ। तो आप लोग कंप्लीट सेशन जरूर देखना और मेरे सेशन को भाई लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।